नमस्कार। केमिस्ट्री की दुनिया में कभी कभी कुछ केमिकल फॉर्मूले इतने उलझे हुए दिखते हैं, है ना। आज हम ऐसे ही एक मजेदार टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे राज खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस फॉर्मूले को देखिए, CONH36Cl3। अरे बाप रे, ये क्या है? देखने में तो ये काफी डरावना लग सकता है, सही कहा ना? इतने सारे लेटर्स, नंबर्स और ऊपर से ये ब्रैकेट्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि ठीक ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे खून में भी दौड़ रहा है, वही चीज जो हमारे खून को उसका लाल रंग देती है और हमें जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन ढोती है। जी हां, बिल्कुल सही, हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। अब अचानक से ये टॉपिक काफी पर्सनल और जरूरी लगने लगा है ना? तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं क्या? चलिए एक क्लासिक सा उदाहरण लेते हैं और इसके हर एक हिस्से को चीर-फाड़ कर समझते हैं। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। परिभाषा बहुत सीधी सादी है। सोचिए, बीच में एक मेटल एटम है और उसको चारों तरफ से कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस ने घेर रखा है। इन्हीं घेरने वाले मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं लिगेंड्स। अब चलिए इस उदाहरण को K4FeCN6 को जरा बारीकी से देखते हैं। एक एक करके इसकी सारी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले उस हिस्से पर नजर डालते हैं जो ब्रैकेट के बाहर है। ये K4 यानी पोटेशियम आयंस। इन्हें हम काउंटर आयन कहते हैं। इनका काम बस एक बॉडीगार्ड जैसा है, पूरे कंपाउंड के चार्ज को बैलेंस करना। और हाँ, ये पानी में जाने पर अलग हो जाते हैं, मतलब ये आयनाइजेबल हैं। अब आते हैं असली एक्शन पर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप इसे एक बहुत ही मजबूत टीम की तरह समझ सकते हैं। ये टीम इतनी पक्की है कि सॉल्यूशन में भी एक साथ ही रहती है, कभी टूटती नहीं। और इस टीम का कैप्टन कौन है? वो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। इस केस में ये है आयरन यानी Fe। ये कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल दिल है, जो अपने टीममेट्स यानी लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है। तो टीम के बाकी सदस्य कौन हुए? वो हैं लिगैंड्स। हमारे उदाहरण में ये हैं 6 साइनाइड्स यानी Cn आयंस। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं और एक स्पेशल किस्म का बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प लेन देन चल रहा है। सेंट्रल मेटल एटम एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। और लिगैंड एक लुईस बेस की तरह काम करता है, मतलब वो खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। बस यही रिश्ता इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बुनियाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट को ये सब पता कैसे चला? इसका क्रेडिट जाता है एक जीनियस को, जिनका नाम था एल्फ्रेड वार्नर। इन्होंने ही इन कंपाउंड्स के सारे राज खोले थे। देखिए, वर्नर के सामने एक पहेली थी। वो देख रहे थे कि CO3 6NH3 जैसे कंपाउंड्स में कुछ अजीब हो रहा था। जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता तो सारे के सारे 3 क्लोरीन एटम एक साथ बाहर नहीं निकलते थे। कुछ तो बड़ी आसानी से अलग हो जाते थे, पर कुछ वो तो मजबूती से चिपके रहते थे। सवाल था, ऐसा क्यों? और बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए वर्नर ने अपना जबरदस्त आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कि इन कंपाउंड्स में एक नहीं बल्कि 2 तरह की वैलेंसी होती है। पहली, प्राइमरी वैलेंसी। ये उन आयंस के लिए है जो ढीले ढाले जुड़े हैं और आसानी से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे काउंटर आयन की तरह। और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। ये उन लिगेंड्स के लिए है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अपनी टीम के साथ मजबूती से जुड़े हैं और कभी अलग नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब आप K4FeCN6 को पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरह से आयरन और साइनाइड में नहीं बिखरता। नहीं, बिल्कुल नहीं। K+ आयंस तो अलग हो जाते हैं, लेकिन वो जो स्फीयर है ना, FeCN6 4-, वो एक यूनिट की तरह एक साथ ही रहता है। ये सच में एक कंपाउंड के अंदर दूसरा कंपाउंड है। अच्छा, तो अब जब हम इसकी बनावट को समझ गए हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि इन कंपाउंड्स का नामकरण कैसे होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मान लीजिए एक नई भाषा सीख रहे हैं, तो इसके नामकरण के लिए बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हमेशा पॉजिटिव आयन यानी कैटायन का नाम पहले लिखिए। स्टेप 2, स्फीयर के अंदर पहले लिगैंड्स का नाम, फिर मेटल का। स्टेप 3, अगर पूरा स्फीयर एक अनायन है यानी उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल के नाम के आखिर में 8 जोड़ दीजिए। और स्टेप 4, आखिर में मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल्स में ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। चलिए अब अपने पुराने उदाहरण K4FeCN6 पर इन रूल्स को लगाकर देखते हैं। सबसे पहले K4, तो ये हो गया पोटेशियम। फिर स्फीयर के अंदर आते हैं, 6 Cn है,
तो ये हो गया हेक्सासाइनो। अब क्योंकि स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो आयरन बन जाएगा फेरेट, और आखिर में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो हम लिखेंगे II। तो पूरा नाम क्या बना? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट II, है ना एकदम लॉजिकल? ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर भी समझ गए और नाम रखना भी सीख गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है? चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ लैब में रखी कोई अजीब सी चीज नहीं है, ये तो जिंदगी की बुनियाद है। पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वो एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है। हमारे खून में दौड़ता हुआ हीमोग्लोबिन वो एक आयरन कॉम्प्लेक्स है, और तो और विटामिन B12 वो एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। इंडस्ट्री में तो रंगों से लेकर दवाइयों तक ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो कुल मिलाकर जिसे हम एक कॉम्प्लेक्स या जटिल कंपाउंड कह रहे थे, वो असल में एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। बस एक सेंट्रल मेटल एटम है जो अपनी डेडिकेटेड लिगैंड्स की टीम के साथ मिलकर एक सिंगल स्टेबल यूनिट की तरह काम कर रहा है। आज हमने इन कमाल के कंपाउंड्स की दुनिया का बस एक छोटा सा दरवाजा खोला है। इनको समझने से हमें बायोलॉजी से लेकर मटेरियल साइंस तक हर चीज को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली है। तो अब सवाल यही है कि भविष्य में ये अद्भुत मॉलिक्यूल्स हमारी दुनिया के और कौन-कौन से अनसुलझे राज खोलने में हमारी मदद करेंगे।